चलिए गाइस, नाउ लेट अस कम टू पार्ट 2 ऑफ आवर डिस्कशन बिजनेस कॉम्बिनेशन में। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवर्स एक्विजिशन का डिस्कशन। ब्रेक से पहले उससे पहले हमने 103 में क्या क्या अलग अलग तरह के एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं जिससे आपके पीसी या नेट आइडेंटिफाइबल एसेट एंड कॉन्सिक्वेंटली एनसीआई पे इफेक्ट पड़ सकता है वो डिस्कस किया, जिसमें मोरलेस हमने कुछ एक्सेप्शंस देखे जहां पे नॉर्मल रूल की उन्हीं एसेट और लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं जो दूसरे इंडेक्स के अनुसार रिकॉर्ड हो सकती है या सारी चीजों को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस देखे और ये भी देखा कि कौन से ट्रांजैक्शन को हम पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं मानते हैं और मानते हैं कि हमारे सब्सिक्वेंट पीरियड से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं। अब ये सब देखने के बाद और कंसोलिडेशन का पूरा चैप्टर डिस्कस करने के बाद नाउ वी एग्जैक्टली नो कि अगर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एब्जॉर्ब किया या ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर्स एक्वायर करके उसके ऊपर कंट्रोल एक्वायर किया है तो कैसी अकाउंटिंग डेट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर होगी। सेकेंड केस में सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी होगा, दैट मींस सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी होल्डिंग और सब्सिडी के साथ, रिपोर्टिंग डेट पे बाद में कंसोलिडेट भी करेगी। ये सब अपन जान चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये सब अपने आप में कह सकते हैं कि स्पेशल केसेस या स्पेशल कंसर्न्स हैं, जिसमें सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद रिवर्स एक्विजिशन। चलिए, आई होप एवरीथिंग इज फाइन। वी आर वंस अगेन बैक हियर और पार्ट 2 की मैंने ये स्ट्रीम टेलीग्राम एफआर पावर चैनल में शेयर कर दिया। Let's come to concept of reverse acquisition, wherein we will once again use the ब्रह्मास्त्र। शुरू में आपको याद होगा तो मैंने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था जिसमें कहा था कि एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स को डिज्नी हॉटस्टार जब एक्वायर करने आया तो एकता कपूर ने कहा कि हमारा नाम खत्म नहीं होना चाहिए, हमारी कंपनी खत्म नहीं होना चाहिए, भले ही आपका कंट्रोल आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ट्रांजैक्शन ऐसा एग्जीक्यूट किया गया कि बालाजी टेलीफिल्म्स एक्वायर्ड डिज्नी हॉटस्टार। ओ कैसे पॉसिबल है? और इसके बदले में बालाजी टेलीफिल्म्स ने अपने फ्रेश शेयर्स इशू किए और उनकी खुद के 1 करोड़ शेयर्स थे और उन्होंने 9 करोड़ शेयर्स और इशू किए टू द होल्डिंग कंपनी ऑफ डिज्नी हॉटस्टार, लेट्स से डिज्नी। और ऐसा करने के बाद अब बालाजी टेलीफिल्म्स नाम की एक कंपनी है with 10 crore of share capital, in which 9 crore of share capital belongs to the legal acquiree, which is Disney Hotstar. तो टेक्निकली लीगली जो कंपनी बची है वो कौन सी है? बालाजी टेलीफिल्म्स। अपन एग्जांपल एब्जॉर्प्शन का लेते हैं 2 मिनट के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि बी एब्जॉर्ब्ड डिज्नी, बालाजी ने डिज्नी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब बालाजी डिज्नी लिमिटेड एक कंपनी बन गए। तो ये बालाजी डिज्नी लिमिटेड में आपको ये देखना होगा कि रियल में, सब्सटेंस में एक्वायरर कौन है, कंट्रोल किसके पास चले गया। तो इसके लिए आपको ये चेक करना है कि इस कंबाइंड एंटिटी में कौन मेजॉरिटी कंट्रोलिंग स्टेक कंपनी में रखता है, और अगर वो मेजॉरिटी कंट्रोलिंग स्टेक डिज्नी के ओनर्स के पास है तो माना जाएगा कि इस कंबाइंड एंटिटी में डिज्नी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्वायरर है और बालाजी एक्वायरी है। यानी इस कंबाइंड एंटिटी में डिज्नी की सारी एसेट और लाइबिलिटी उसके कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन इन इट्स ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आएगी और बालाजी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटी फेयर वैल्यू पे मेजर होगी। बालाजी को इस कंबाइंड एंटिटी में जितने शेयर्स मिले उसकी फेयर वैल्यू उसका पीसी मानी जाएगी और बालाजी के पीसी और नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स की फेयर वैल्यू का डिफरेंस उसका गुडविल माना जाएगा और वो गुडविल इस कंबाइंड एंटिटी में शो होगा। इंडेस का लॉजिक दिल से अगर आप समझोगे तो ये कहोगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ए बी एब्जॉर्ब्ड डी एंड बिकेम बिगर बी, बालाजी ने डिज्नी को एब्जॉर्ब किया और बालाजी रह गया, या बालाजी ने डिज्नी को एब्जॉर्ब किया और एक नई एंटिटी बालाजी डिज्नी लिमिटेड बन गई, जिसे आप अमालगमेशन कहते थे, पहले वाले को एब्जॉर्प्शन, या डिज्नी ने बालाजी को एब्जॉर्ब किया और डिज्नी रह गया, या डिज्नी ने बालाजी को एब्जॉर्ब किया और नई कंपनी बालाजी डिज्नी डिज्नी बालाजी बन गई।
वो कहता है ये सब तो लीगल फॉर्म ऑफ एक्विजिशंस हैं, वी हैव टू गो बिहाइंड द व्हील एंड वी हैव टू सी एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। और अगर मैं बिहाइंड द व्हील जाता हूं तो मुझे ये दिखता है, कर्टन उठा के देखता हूं तो क्या दिखता है कि अल्टीमेटली जो कंबाइंड एंटिटी में उसमें कंट्रोल किसके ओनर्स के पास है, वो रियल में अकाउंटिंग एक्वायरर है, उनकी सारी एसेट्स कैरिंग अमाउंट पे आएगी, उनका बुक्स में गुडविल नहीं आएगा। जो लीगल एक्वायरर यानी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्वायरी है उसका सब कुछ फेयर वैल्यू पे आएगा और गुडविल रिकॉग्नाइज होगा। चलिए, आई होप ऑल ऑफ यू हैव द लिंक एंड स्टार्ट हो गया है और इसके साथ आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो वी विल गेट गोइंग फर्दर इन दिस एंड आई थिंक जो मैंने आपको बताया दोस्तों, बेसिक रिवर्स एक्विजिशन के सारे एडजस्टमेंट इतने मात्र डिस्कशन से कंप्लीट हो जाते हैं। और रिवर्स एक्विजिशन अगर आप यहां तक पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी यहीं तक है। पर अगर आप इससे ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हो और वैरायटी देखना चाहते हो तो प्रॉब्लम आएगी, विच आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड की जरूरत एज सच मुझे लगती नहीं है उसकी। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया उसके लॉजिक से if I kind of see, we have a particular question on this, on reverse acquisition, and if we see this particular question, so we can directly refer to the question and understand exactly what's happening here. इंस्टीट्यूट का ही एकमात्र रिवर्स एक्विजिशन का क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल में, जिसमें कहा है कि एंटिटी ए इश्यूज 2.5 शेयर्स इन एक्सचेंज ऑफ ईच ऑर्डिनरी शेयर ऑफ एंटिटी बी। तो एंटिटी ए के पास, अज्यूमिंग कि ये बैलेंसेस बिफोर एक्विजिशन दिए हैं, 100 शेयर्स थे ए एंटिटी के पास, जबकि बी के पास 60 शेयर्स थे। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए ने अपने 2.5 शेयर्स इन एक्सचेंज ऑफ ईच ऑर्डिनरी शेयर ऑफ एंटिटी बी दिए। तो ए ने अपने 100 शेयर में बी के 60 शेयर्स को अपने 2.5 के हिसाब से 150 शेयर इशू कर दिए, मेकिंग अ टोटल ऑफ 250 शेयर, इन विच ओनर्स ऑफ ए कंटिन्यू टू होल्ड 100 एंड ओनर्स ऑफ बी नाउ होल्ड 150 शेयर्स। मीन्स बी के ओनर अब ए को कंट्रोल कर रहे हैं। मीन्स लीगली ए इज एक्वायरर, बट इन सब्सटेंस, सही मायने में, बी इज एक्वायरर। This is reverse acquisition. Legal definition क्या है reverse acquisition की? When in any particular situation the consideration is issued in form of shares such that the issuing company loses control over its own company to the receiving company. That means when consideration is issued in the form of shares such that the legal acquirer loses control over its company to the legal acquiree, it is termed as reverse acquisition. ये तभी पॉसिबल है जब ए बी को एक्वायर करके अपने शेयर इशू करेगा। अगर ए बी को कैश में एक्वायर करता है तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ए के शेयर ए के ओनर के पास ही रहेंगे। आगे देखते हैं। ऑल एंटिटी बी शेयर होल्डर एक्सचेंज देयर शेयर इन एंटिटी बी, तो 60 के 60 मान गए। Therefore, entity A issues 150 shares in exchange of 60 shares of entity B. The fair value of each share of B was 40 and the market price of A was 16. यहाँ पे दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन आसान हो गया है, क्योंकि 40 और 16 का रेशियो 2.5:1 का है, वही एक्सचेंज रेशियो, यानी एक्सचेंज रेशियो मार्केट वैल्यू के प्रोपोर्शन में हो सकता है, ऐसा ना भी हुआ। अब मेरा सवाल है कि इसमें सबसे पहले पीसी क्या होगा। तो पीसी इज नॉट गोइंग टू बी फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स issued by A to B, ये नहीं होगा, क्योंकि ये अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप मान रहे हो ए बी को खरीद रहा है। अब आप ये सोचो कि बी ने ए को खरीदा है, तो अगर बी ने ए को खरीदा है तो व्हाट इज पीसी? पीसी इज बेसिकली द वर्थ ऑफ शेयर्स
with shareholders of A in the combined entity. तो कंबाइंड एंटिटी में शेयर होल्डर्स ऑफ ए के पास कितने शेयर्स हैं? तो इस एग्जाम्पल में तो 100 के 100 ही है, तो आई विल से 100 शेयर्स किसके हैं? ऑफ ए आर देयर विद शेयर होल्डर्स ऑफ ए, और ए के शेयर की फेयर वैल्यू कितनी है? तो आपको क्वेश्चन में दी हुई है 16 रुपीज, तो 1600 पीसी हो गया। इस क्वेश्चन में पीसी आसान था, क्यों? क्योंकि एक्सचेंज रेशियो सेम था। सपोज यहाँ पे एक्सचेंज रेशियो सेम नहीं होता और सपोज ये 16:40 दिया हुआ है, सपोज इसमें दिया जाता कि बी के शेयर की फेयर वैल्यू 50 है, ना कि 40। अभी जो मैंने सॉल्व किया ऐसे सॉल्व करता तो पीसी 1600 आता, पर एक ऑल्टरनेट तरीके से सॉल्व करता तो शायद पीसी चेंज हो जाता। इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई एम जस्ट showing it to you here itself. Let me put it in blue color so that you can easily relate the different treatment given here. अगर बी की शेयर की फेयर वैल्यू 50 है, नॉर्मल रूल कहता है कि पीसी अगर काइंड में इशू हो रहा है तो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन देखना चाहिए, क्योंकि सब्सटेंस में ये माना जा रहा है कि बी ने ए को खरीदा है। इसके लिए पीसी वुड बी व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ बी गिवन टू ए। पर सर बी ने तो शेयर ए को दिया ही नहीं है, तो आइडियली इंडेस कहता है कि आपको ये सोचना है कि अगर बी ए को एक्वायर करता तो कितने शेयर्स देता। तो रिवर्स एक्विजिशन में पीसी निकालने का सही तरीका होता है व्हाट वुड हैव बीन द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू शेयर होल्डर ऑफ ए इफ बी हैड एक्वायर्ड ए, एंड द आंसर वुड बी there are 100 shares of A and the exchange ratio would be just reverse of what it is, 2.5:1 की जगह 1:2.5, which essentially means that 40 shares of B would be issued to shareholders of A or owners of A. और इसकी फेयर वैल्यू अभी क्वेश्चन में दी गई है कितनी? यहाँ पे दी हुई है 40, तो अगर मैं इससे निकालता हूं तो 1600 आती है। पर अगर फेयर वैल्यू बी की 50 होती तो फिर मैं यहाँ पे इसको 50 से मल्टीप्लाई करता तो ये 2000 आता, तो ये सही होता। लेकिन अगर जो मैंने इस लॉजिक से निकाला है तो मैं बोलता भैया ए का शेयर 16 रुपए का है और उसके पास 100 शेयर है तो 1600 पीसी हो गया। ये लॉजिक सिर्फ तब काम लेना जब शेयर एक्सचेंज रेशियो और मार्केट वैल्यू के रेशियो सेम है, अदरवाइज लॉजिकली दिस इज द वे यू हैव टू ट्रीट। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम में you should always follow this approach of calculation। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में आप इस अप्रोच से भी अगर सॉल्व करते तो आपका आंसर 1600 ही आता पीसी, अगर आप फेयर वैल्यू 40 रुपए लेते जो क्वेश्चन में दी हुई है। पर अगर आप 50 लेते इफ इट वाज 50 तो आपका सोल्यूशन 1600 नहीं 2000 आता। 40 है तो 1600 दोनों तरह से आएगा, पर मैं सजेस्ट करूंगा जो मैंने ऊपर आपको तरीका लिखा है वो यूज करना, क्योंकि आपको सब्सटेंस में सोचना है बी ने ए को एक्वायर किया होता तो कितना दिया होता। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटी ए इज आइडेंटिफाइबल एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑन 30 सितंबर 2001 व्हिच इज डेट ऑफ एक्विजिशन। और एंटिटी ए भले ही लीगल एक्वायरर है पर वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्वायरी है, एंड फॉर दैट रीजन आपको फेयर वैल्यू पे एक ही एसेट्स को लाना है। इतना सॉलिड है। इंडेस क्या बोलता है? हो सकता है कि कुछ बदमाश कंपनियां जान करके ऐसा करे कि अपनी बुक्स में एसेट को ज्यादा पे दिखाने के लिए या गुडविल ज्यादा रिकॉर्ड करने के लिए रिवर्स एक्विजिशन डाल दे। क्या मतलब रिवर्स एक्विजिशन का? आज जमाना दोस्तों ऐसा हो चुका है कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग कई सारी कंपनियां क्या चाहती है कि यार अपनी बैलेंस शीट बड़ी दिखे, साइज बड़ी दिखे, जितनी बड़ी होगी शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। अब मैं ये कैसे अचीव कर पाऊंगा? तो इसका एक सिंपल सा तरीका है। आज मैं कहता हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर जियो को एक्वायर कर रही है, ये कहानी कमबख्त गलत हो जाएगी क्योंकि ये कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन है। तो ऐसे सोचना मत दिमाग में एग्जाम्पल अगर आ रहे हैं, क्योंकि पहले और बाद में ओनर सेम है। तो इसके लिए आई हैव टू चेंज द एग्जाम्पल। तो अगर मैं एग्जाम्पल चेंज करके ये कहता हूं कि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ स्मॉलर कंपनी विच इज being acquired by a larger company।
तो एक छोटी कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है, उसको एक्वायर करेगी। टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं ऐसा यहाँ पे दिखाऊं कि छोटी कंपनी बड़ी कंपनी, सॉरी ये बड़ी है, ये छोटी को एक्वायर कर रही है, एक्चुअल में ऐसा हो रहा है ना, तो इसकी सारी एसेट्स फेयर वैल्यू पे आ जाएंगी, इसको जो ज्यादा पैसा दिया वो गुडविल आ जाएगी। पर अगर मैं ऐसा दिखा दूं कि ये छोटी बड़ी को एक्वायर कर रही है, तो मैं बोलूंगा इसकी सारी एसेट्स फेयर वैल्यू पे आएंगी, इसकी गुडविल आएगी। तो इससे जो कंबाइंड एंटिटी है उसमें बहुत सारी एसेट, बड़ी एसेट फेयर वैल्यू और बड़ा गुडविल आएगा। पर ये ऐसा थोड़ी ना है कि बुक्स में ज्यादा दिखाने के लिए अपन छोटी कंपनी को बेच देंगे अपने आप को, तो मैं बेच थोड़ी ना रहा हूं, मैं तो छोटी कंपनी को बोल रहा हूं कि दिखाने के लिए तू मुझे एक्वायर कर ले, पर बदले में तेरे शेयर इतने ज्यादा इशू करना कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग नई एंटिटी में मेरे शेयर होल्डर के पास मेजर शेयर आ जाए। तो जैसे लेट्स से क्राफ्ट फूड्स लिमिटेड इंडिया में आया, अपनी कंपनी बनाई क्राफ्ट फूड लिमिटेड, और उसने कैडबरी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया। तो क्राफ्ट फूड इज अ वेरी बिग कंपनी और कैडबरी स्मॉलर है, बट से कैडबरी का ब्रांड वैल्यू इंडिया में कंपैरेटिवली ज्यादा था। तो हमने बोला उल्टा दिखाते हैं अपन कि कैडबरी ने क्राफ्ट फूड को एक्वायर किया है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड भी है, उसके पास बहुत सारे लाइसेंस भी हैं, चीजें भी आसान रहेंगी हमारे लिए। क्योंकि क्राफ्ट फूड उसको एक्वायर करेगी तो सारे लाइसेंस अपने नाम पे ट्रांसफर कराओ, क्योंकि हमारा तो अभी बिजनेस शुरू ही हुआ है। तो हमने बोला तू हमें एक्वायर कर ले और बदले में तू हमें शेयर्स इशू करना, और ये सारे शेयर्स इतने ज्यादा होंगे कि क्राफ्ट फूड उसका ओनर बन जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इसके बदले में हम आपकी कंपनी में खूब पैसा डालेंगे। मतलब होता क्या है, जब कैडबरी की सपोज 10,000 करोड़ की वर्थ है, वो क्राफ्ट फूड को एक्वायर करेगी, तो क्राफ्ट फूड को बोलेगी कि हमारी कंपनी में अभी लेट्स से एक शेयर 10,000 करोड़ की वर्थ है, तो हम आपको 9 शेयर इशू करेंगे, और वो 9 शेयर के बदले में आप हमारी कंपनी में क्या करना, एक शेयर 10,000 करोड़ का है, आप 9 शेयर के बदले में 90,000 नहीं, मे बी हम उससे 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ मांगेंगे। तो ये कंपनी 9 शेयर इशू करेगी और बदले में आप समझो कि 5 लाख करोड़ पैसा आ गया। तो अब ये जो रिवाइज्ड कंपनी है, उस कंपनी में 5,90,000 करोड़ की एसेट्स है, जिसमें उसके ओनर के पास 10% है। 10% का मतलब 59,000 करोड़ का उसका शेयर हो गया, जो पहले 10,000 करोड़ का था। तो क्यों नहीं बिकना चाहेगा आदमी, पर कंट्रोल शिफ्ट हो गया। अब ऐसे केस में क्योंकि आपने बड़ी कंपनी को एक्वायर किया लीगली, तो आप उसकी एसेट्स फेयर वैल्यू पे लाके उसकी गुडविल नहीं दिखाओगे। आप एक्चुअल में क्या बोलोगे कि भैया हमें हमारी गुडविल दिखानी है, रिवर्स एक्विजिशन, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो बस ये इसका एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है, पीसी कैसे निकालना है। तो अब सब कुछ आप किस पे लाओगे, फेयर वैल्यू ऑफ एक ही लेके आओगे। तो सर यहाँ पे गुडविल भी एक ही आएगी, बिल्कुल सही कहा आपने। पीसी अपन ने निकाल लिया, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट फेयर वैल्यू पे आ जाएगी, डिफरेंस जो भी हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, गुडविल आ जाएगी। अब प्रॉब्लम सिर्फ शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग कैसे होगी उसके बारे में होगी। लेट्स सी दिस। तो आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या दिया गया है, तो एक ही आइडेंटिफाइबल एसेट्स आर सेम एज कैरिंग अमाउंट एक्सेप्ट फेयर वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट जो थी वो 1500 थी। तो बोल रहे सब कुछ कैरिंग अमाउंट जैसा एक्सेप्ट नॉन करंट एसेट की फेयर वैल्यू एंटिटी ए की जो 1300 दिख रही है वो 1500 है, और ए और बी की बिजनेस कॉम्बिनेशन से पहले ये पोजीशन है। करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग, इशूड कैपिटल, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी वगैरह वगैरह, नो डेफर्ड टैक्स वगैरह। आप ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि इसकी अर्निंग कितनी थी। ये ईपीएस का कैलकुलेशन है, इसको अभी स्किप करते हैं, बाद में देखते हैं, ये अभी देखेंगे मतलब, पर अभी पहले क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला है फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड, इस केस में 1600 आएगा। गुडविल मेजर करना है, अभी कर लेते हैं चलो। तो इसकी एसेट्स हम ए की वैल्यू करेंगे फेयर वैल्यू पे, ये 500, ये 1500, लाइबिलिटी 300, ये 400, 700 गया तो ये हो जाएगा 1300। नेट आइडेंटिफाइबल एसेट 1300 की, पीसी अपन ने निकाला 1600, 300 की गुडविल आ जाएगी। अब जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, तो देखो आपकी नेट आइडेंटिफाइबल एसेट 1300 से आएगी, गुडविल 300 से आएगी। तो दूसरी तरफ आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू शो अ पीसी ऑफ 1600। अब नॉर्मली पीसी अपन देते थे कैश में, देते तो कैश कम हो जाती, शेयर में देते तो कैपिटल बढ़ जाता और प्रीमियम में चले जाता। यहाँ पर टेक्निकली लीगली अगर आप देखोगे तो ए ने बी को एक्वायर किया है, पर मान रहे हैं बी ने ए को एक्वायर किया है, तो टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पे ए अपनी शेयर कैपिटल बी को इशू कर रहा है, पर पीसी वो नहीं है जो अपन ने बी को दिया है। आप देखो यहाँ पे रियल में हुआ क्या है, अपन ने 250 शेयर इशू किए हैं, ये 250 की वर्थ 1600 रुपए नहीं है। तो नॉर्मली क्या करता, मैं जितने शेयर इशू करता फेयर वैल्यू पे उतने पे पीसी ऐड होता तो शेयर कैपिटल और रिजर्व बढ़ जाते, पर
यहाँ पे शेयर 250 इशू है पर उसकी वर्थ नहीं है 1600, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो भी आपका पीसी है, इंस्टीट्यूट क्या करता है, उस पीसी को एक ही शेयर सॉरी बी की शेयर कैपिटल में ऐड कर देता है। तो जो आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है वो कैसे बनती है, लेट मी शो यू। इन दिस केस आई विल बी प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है दोस्तों कि ये क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से आप इसको कवर कर पाएंगे, तो बेहतर है कि डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर लें इसका। तो व्हाट विल डू हियर, आप बनाएंगे यहाँ पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ, किसकी बनेगी है, तो लीगली ये बैलेंस शीट ए लिमिटेड की बन रही है। यहाँ पे आप लिखोगे लीगल एक्वायरर ए है पर अकाउंटिंग एक्वायरर बी है। You are making this as on 30th September. Wherein you will show your, आप जैसे बताया उस हिसाब से ही चलते हैं। नॉन करंट एसेट्स 3000 कैरिंग अमाउंट पे बी के और ए के फेयर वैल्यू पे। गुडविल बी की 300, ए की नहीं। करंट एसेट्स बी के 500, बी के 700 और ए के 500। शेयर कैपिटल रिजर्व्स बाद में बताता हूँ, पहले नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। सारे शेयर ले लिया तो एनसीआई कुछ नहीं है इसमें। एनसीआई बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रीटमेंट होता है पर वो अपन डिस्कस नहीं करेंगे, वो तो रेयर अकाउंटिंग है वो। नॉन करंट लाइबिलिटी आपकी बी की 1100 पे, इसकी फेयर वैल्यू पर वो कैरिंग अमाउंट दिया। और करंट लाइबिलिटी 600 एंड 300। ये आपको एग्जाम में ऐसे ब्रैकेट में पहले बाद में कुछ नहीं है, अपने अंडरस्टैंडिंग में ईज रहे इसलिए। अब आप सब कुछ बी का एज इट इज ला रहे हो तो आप शेयर कैपिटल भी बी का ही एज इट इज लाओगे। तो बी का शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर इक्विटी अगर देखें तो 100 शेयर थे बी के, कितने के, सॉरी 60 शेयर थे 600 रुपए के। और रिजर्व्स भी मैं बी के लाऊंगा, वो कितने हैं 1400 है। जो कंपनी में खरीदता हूँ उसके रिजर्व्स नहीं लाता, तो ये 1400 पे आएगा। बस यहाँ पे इंस्टीट्यूट बोलता है यहाँ पे अब आप पीसी ऐड कर दो 1600 रुपये। तो इफेक्टिवली आपने बी की बुक्स से टैली करता हूँ मैं। देखो बी का क्या क्या था जो अपन एज इट इज लेके आ गए, ऐसे कर रहा हूँ टैली। 700, 3000, 600 और 1100, ये टोटल है 1700। फिर उसके बाद 1400 और 600 सेम वैल्यूज पर आ गया। गुडविल लिखने के लिए ऐसे मैंने उल्टा लिखना थी, ऐसी लिखना थी, ठीक है। अब मैं ये टैली कराता हूँ। ये 500 तो 500 पे ही आई, लेकिन ये 1500 पे आ गई, तो 1800 की एसेट आई जिसमें 700 की लाइबिलिटी भी आ गई। सॉरी 2000 की एसेट आई और 700 की लाइबिलिटी, तो 1300 हो गया। और 300 की गुडविल आ गई 1600। तो कहीं ना कहीं 1600 लाइबिलिटी साइड में बढ़ाना है, तो ये वो लाइबिलिटी साइड में 1600 बढ़ गया। तो आप ऑब्वियसली अब आपकी बैलेंस शीट अपने आप क्या होगी, टैली हो जाएगी। तो इफेक्टिवली आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, सबसे पहली चीज पीसी कैसे निकलेगा, और दूसरी चीज उस पीसी को आप शेयर कैपिटल में ऐड करके दिखाओगे। अब यहाँ पे आपको नोट्स में एक शेयर कैपिटल का रिकंसिलिएशन देना है, इसको बोलते हैं रेट्रोएक्टिव एडजस्टमेंट।
ऑफ शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल कितनी दिखाई जा रही है इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट? 2200। बट आप बताइए लीगल शेयर कैपिटल ऑफ लीगल एक्वायरर जिसकी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिया में प्रेजेंट कर रहे हो, एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइल होंगे वो एक ही होंगे, आरओसी में एक ही नाम से होंगे। तो लीगल एक्वायरर अगर आपका ए लिमिटेड है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ए लिमिटेड के फाइल हो रहे हैं। तो ए लिमिटेड की एक्चुअल इक्विटी कितनी है? तो उसके खुद के 100 शेयर थे और अभी उसने 150 और इशू किए तो 250, और एक शेयर उसका कितने का है आप देखना जरा, यहाँ पे 3 रुपए का है तो 750 है। तो लीगल शेयर कैपिटल आपकी 750 है, विच इज बेसिकली व्हाट 100 प्लस 150 शेयर इंटू 3 रुपीज पर शेयर। तो मैं कम वक्त इसे कैसे एडजस्ट करूं? 1200 से 750 का रिकंसिलिएशन का क्या लॉजिक है? तो सबसे पहला लॉजिक इसका यह है कि डिफरेंस ऑफ पीसी माइनस शेयर कैपिटल ऑफ ए। पीसी कितना है? 1600, पर शेयर कैपिटल ए की बुक्स में कितनी थी? 1300। तो सबसे पहले तो इसमें 1300 रुपये यही बढ़ा हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पे ए कितने पे दिखा रहे हो? 300 रुपये पे, जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो आपने कितने पे जोड़ा है? 2200 में, वो 1600 पे। तो 1300 रुपये तो यही एक्सेस है। तो दिस इज बेसिकली योर एक्सेस ऑफ पीसी ओवर शेयर कैपिटल। तो ये आपका पहला एडजस्टमेंट है। ठीक है, दूसरा क्या हुआ है? तो सेकंड अगर मैं देखूं तो ये मैं 600 पे दिखा रहा हूं, जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो बी को मैंने जो शेयर इशू किए हैं वो कितने के इशू किए हैं? 750 के। कैसे 450 के? तो विच इज बेसिकली व्हाट द सेकंड थिंग इज excess of share capital of B over legal share capital with B। लीगल शेयर कैपिटल बी की कितनी है? तो उसको आपने 150 शेयर 3 रुपए के दिए हैं, पर आपने ऊपर दिखाया कितना है? 6 रुपए के हिसाब से 600 रुपये। ये 600 इससे मैच हो रहा है, ये 1600 पीसी है आपका, और ये 300 इससे मैच होगा, जो आपकी लीगल शेयर कैपिटल है 300 की। तो ये 150 और आ जाएगा। ये ऐसा आपको एक एडजस्टमेंट शो करना पड़ता है। ये आपका रिवर्स एक्विजिशन पूरा हो जाता है। दैट्स अबाउट इट। अब रिवर्स एक्विजिशन में अगर ईपीएस निकालेंगे तो कैसे निकालना है? तो इसमें ईपीएस निकालते समय आप क्या करना, न्यूमरेटर में आपको प्रॉफिट प्री कॉम्बिनेशन पीरियड का किसका लेना है और पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड का किसका लेना है। तो पोस्ट कॉम्बिनेशन में तो आप कंबाइंड एंटिटी का प्रॉफिट ले लेना, कोई डाउट नहीं है इसमें। प्री कॉम्बिनेशन पीरियड में जो आपका अकाउंटिंग एक्वायरर है, मेरे एग्जाम्पल में बी, उसी का लोगे आप, क्योंकि आप सब्सटेंस में बी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, लीगली भले ही ए के नाम से फाइल हो रहे हैं। तो ईपीएस का एक बेसिक सिद्धांत होता है कि न्यूमरेटर जिसका जिस समय का आ रहा है, डिनोमिनेटर भी उसका उस समय का आएगा। यहां पे एक एक्स्ट्रा सिद्धांत ये लग जाएगा कि ईपीएस इज अ लीगल मैटर। क्यों? क्योंकि अर्निंग पर शेयर आपकी क्या आएगी, जो मार्केट में आपके शेयर ट्रेड हो रहे हैं उसकी मिलेगी, ताकि उसकी ईपीएस के आधार पर शेयर की प्राइस डिसाइड हो। तो आपको एक्चुअल में बताओ किसकी ईपीएस देना पड़ेगी, जो मार्केट में शेयर ट्रेड हो रहे हैं, और मार्केट में एंटिटी लीगली कौन सी चल रही है? ए, और ए के टोटल कितने शेयर्स हैं उस पे ईपीएस निकालना है। तो डिनोमिनेटर में आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर द प्री कॉम्बिनेशन पीरियड, डिनोमिनेटर में व्हाट यू शुड कंसिडर इज शेयर्स लीगल शेयर कैपिटल विथ ओनर्स ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरर। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग एक्वायरर के ही शुरू के प्रॉफिट्स आ रहे हैं। फॉर प्री कॉम्बिनेशन पीरियड उसका वेट देंगे, और टोटल लीगल शेयर कैपिटल फॉर पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड। तो इस एग्जाम्पल में ईपीएस मेरा क्या आएगा?
क्वेश्चन में ईपीएस के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन नीचे दी गई है. नाउ आई विल कम टू दैट एस्पेक्ट. क्वेश्चन में कहा है कि बी की अर्निंग यानी अकाउंटिंग एक्वायरर की 31 दिसंबर 2000 की 600 थी और उसकी कंसोलिडेटेड अर्निंग इस साल 2001 की 800 थी. एक्विजिशन हुआ है दोस्तों 30 सितंबर 2001. यानी अगर मैं इस साल की बात करूं तो मेरा प्री एक्विजिशन पीरियड है 1 जनवरी 2001 से 30 सितंबर 2001. पोस्ट कॉम्बिनेशन है 1 अक्टूबर 2001 से 31 दिसंबर 2001. ये बोल रहे हैं कि इस साल आपकी जो अर्निंग थी कंसोलिडेटेड वो 800 रुपये थी और आपको कोई चेंज इन नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इशूड बाय बी ड्यूरिंग द पीरियड नहीं हुआ है और 1 जनवरी से डेट ऑफ रिवर्स एक्विजिशन तक कोई चेंज नहीं. अच्छा, तो इन्होंने कंसोलिडेटेड अर्निंग ही आपको 800 रुपये दे दी है इस साल की. तो इसका मतलब न्यूमरेटर आपको 800 टोटल दिया हुआ है तो सिर्फ डिनोमिनेटर समझ लो. यानी ये क्या बोल रहे हैं कि भैया जो आपका अकाउंटिंग एक्वायरर है उसने इस साल टोटल 800 प्रॉफिट कंबाइंड एंटिटी का दिखाया, यानी शुरू के 9 महीने का खुद का और आखिरी के 3 महीने का जोड़ के. इसमें डिनोमिनेटर में अब आप क्या करना, बी की शेयर कैपिटल लीगल जो है ना इससे कोई मतलब ही नहीं है अपने को. कौन सी है 60 शेयर से, क्योंकि आज जो कंपनी मार्केट में शेयर फ्लोट हो रहे हैं वो ए के हो रहे हैं. तो ए के आज टोटल कितने शेयर हैं 250 शेयर हैं सर, जिसमें से बी के पास कितने 150. तो शुरू के 9 महीने के लिए आप 150 शेयर लोगे और आखिरी 3 महीने के लिए टोटल शेयर्स ले लोगे. तो ये लॉजिक से अब आपका ईपीएस कितना आ जाएगा 800 अपॉन 175 4.57 खत्म. ठीक है, 600 पिछले साल का दिया है शायद 31 दिसंबर 2001 का दिया हुआ. यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर मान के क्वेश्चन सॉल्व किया. ये दिया ना 31 दिसंबर पे निकालना है. अब अगर आपको रीस्टेट करना है तो ये आपका 2001 का है. सपोज आपसे बोला जाता है कि यू कैलकुलेट ईपीएस ऑफ 2000 इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2001, तो वो रीस्टेट होगा क्या? हाँ. तो आप बोलोगे लास्ट ईयर बी की अर्निंग 600 थी और बी के पास शेयर कितने थे 150. हालांकि उसके पास थे 100, पर अपने को उससे मतलब नहीं है. मार्केट में आज जो शेयर है उसमें से कितने बी के पास रहते अगर लास्ट ईयर का कैलकुलेट करता 150, तो वो लॉजिक से ये 4 आ जाएगा. तो ये प्रीवियस ईयर का रीस्टेटेड ईपीएस हो जाएगा. ठीक है, ये आपका एकदम क्विकली रिवर्स एक्विजिशन हो जाता है. रिवर्स एक्विजिशन का खूब सारा ज्ञान गणित यहाँ पे आपको समझाने के लिए दिया हुआ है, आप देख सकते हैं. ये मैंने जो आपको तरीका निकाला था स्वैप रेशियो का, ये सब मैंने समझा दिया. रिवर्स एक्विजिशन में अकाउंटिंग कैसे होती है ये उसके चार्ट्स हैं ब्रह्मास्त्र में. आप इनफैक्ट बोर्ड नोट्स में देखना चाहें तो देख सकते हैं. जो केस मैं नहीं करा रहा हूँ वो ये वाला केस है. इस केस में क्या है सर जो यहाँ पे डिस्कस किया है, यहाँ पे हुआ क्या था, ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, मैं आपको एक टिप दे दूंगा बस, पर ये पूरा डिस्कस नहीं करेंगे. क्यों? अपन बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ एग्जाम में आया तो तुत्ते उड़ जाएंगे लोगों के, इसलिए कोई चांस ही नहीं है. इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दूर दूर तक इस तरह का कंसेप्ट नहीं है, तो उस एंगल से वी आर नॉट कवरिंग इट नाउ. कभी जब आएगा तब की तब देखेंगे. इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, ये सेकेंड लाइन चेंज कर दूं तो बहुत फर्क पड़ जाएगा. क्या? ऑल एंटिटी बी शेयर होल्डर एक्सचेंज देयर शेयर्स इन एंटिटी बी. तो बी के टोटल कितने शेयर होल्डर थे 60 शेयर्स के, सब मान गए और सबने क्या किया इसमें शेयर ले लिया. कभी ऐसा हो जाता कि बी के 60 शेयर्स में से लेट्स से 45 शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि यार हम चेंज करने को तैयार है और 15 मना कर देते. तो वो 45 को चलो थोड़ा आसान रखते हैं, 2.5 है तो मैं 50 कर देता हूं. तो मैं बोल रहा हूं कि बी के 60 शेयर होल्डर्स हैं, उसमें से 10 ने बोला भैया मैं ए में नहीं मर्ज होना चाहता,
क्योंकि अभी भी ये दोनों कंपनियां अलग अलग है। अभी हुआ क्या, ये 60 शेयर अपन ने किसको दे दिया, तो ये 60 शेयर्स ए लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया, किसके, बी लिमिटेड के शेयर होल्डर से। तो ये 60 शेयर किसने एक्वायर कर लिए, ए लिमिटेड ने, किसके, बी लिमिटेड के शेयर होल्डर से। तो उसकी बुक्स में आ गए, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएंगे। अब अपन कंसोलिडेट करेंगे तो ये ऐसे कर दिया। अब हुआ ये कि सपोज ये 60 इधर नहीं आके 50 ही इधर आए, तो ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में 50 शेयर्स का इन्वेस्टमेंट आएगा। फिर जब ये कंसोलिडेट करेगा बी लिमिटेड के साथ, तो नॉर्मल केस में क्या होता, अगर ए के पास 5/6 शेयर्स हैं, किसके, बी के, तो ये इसकी पूरी एसेट्स ले आता, लाइबिलिटी ले आता, गुडविल निकाल देता और क्या करता, 1/6 एनसीआई दिखा देता, ये बोल के कि भैया मैंने इसके 5/6 शेयर खरीदे, एक नहीं खरीदा, तो एनसीआई 1/6 है। तो एनसीआई क्या दिखती इस पर्टिकुलर केस में, एनसीआई बेसिकली जो अकाउंटिंग एक्वायरर है बी, वो नॉर्मल केस अगर होता तो बी हमारा अकाउंटिंग एक्वायरी हो जाता है, यानी जो लीगल एक्वायरी है वही अकाउंटिंग एक्वायरी भी रहता। तो बी में जो शेयर ए के पास नहीं है वो एनसीआई कहला लेते। पर अब यहां पे मुद्दा ये हो गया है कि यहां पे मैंने 5 शेयर खरीद लिए इसके आउट ऑफ 6, यानी 60 में से 50 खरीद लिए। अब अगर नॉर्मल केस है तो प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब यहाँ पे बी ए को एब्जॉर्ब कर रहा है ऐसा दिखा रहे हैं, यानी बी ए के साथ कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसकी सारी एसेट लाइबिलिटी आ रही है फेयर वैल्यू पे, इसका गुडविल आ रहा है, पीसी इसके शेयर को जो मिला है वो आ रहा है। तो अब मैं क्या करूं, तो बस इसमें एक छोटी सी चीज ध्यान रख लेना आप कि इसमें एनसीआई आएगी, और एनसीआई मालूम है क्या आएगी, अगर बी के 60 शेयर में से ए ने 50 ले लिए, तो जो ये एक नहीं लिए, इन एक शेयर होल्डर का अब सिर्फ बी की एसेट्स में हिस्सा है, बाकी जो 50 शेयर किसके पास चले गए, ए के पास, उसके बदले में ए ने अपने शेयर इशू कर दिए किसके, बी के शेयर होल्डर को। तो ये जो बी के 50 शेयर होल्डर थे, अब इनका स्टेक बी में 0 है पर ए में है, और ए के थ्रू बी में है क्योंकि बी ए की लीगली सब्सिडरी। तो इसका मतलब ये 50 शेयर होल्डर का स्टेक ए और बी दोनों में, प्लस ए के जो शेयर होल्डर है उसका भी ए और बी दोनों में। सिर्फ ये 60 में से जो 50 शेयर गए और 10 नहीं गए, इसका स्टेक सिर्फ किस में है, इसका स्टेक सिर्फ बी कंपनी में। तो ऐसी सिचुएशन में अगर रिवर्स एक्विजिशन के क्वेश्चन में ए ने बी को एक्वायर किया और उसके सारे शेयर अगर ट्रांसफर नहीं हुए, तो पूरा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना, बस एक फर्क हो जाएगा कि इस केस में एनसीआई क्या आएगी, तो जो 1/6 है क्या, बी के जो टोटल शेयर है, तो बी की जो नेट आइडेंटिफाइबल एसेट कैरिंग अमाउंट पे आ रही है उसका 1/6 एनसीआई में जाएगा, और ये एनसीआई गुडविल कहीं पर भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गुडविल आप किसकी निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो ए की, और किस बेसिस पे निकाल रहे हो कि ए को अपन ने क्या पीसी दिया। तो अगर ए इसके 5 खरीदे या पूरे 6 खरीदे, अल्टीमेटली कंट्रोल ए पे, ए के शेयर होल्डर का खत्म हो रहा है, तो अपन तो ये दिखा रहे हैं कि ए को खरीदा है, तो ए का पूरा कैलकुलेशन वैसे ही होगा, सारा पूरा सोल्यूशन सेम होगा, बस फर्क क्या आ जाएगा, फर्क इतना सा आ जाएगा कि यहाँ पे इस नई कंपनी में जो टोटल शेयर कैपिटल अपन ने दिया है, वो शेयर कैपिटल अपन ने यहाँ पे 6 शेयर होल्डर को 150 शेयर नहीं दिए, अपन ने कितने दिए उनको, उनके 5 को अपन ने 2.5 के रेशियो से 125 दे दिया। तो ये जो बचे हुए ना, इनका इसकी नेट एसेट्स में, वो भी कैरिंग अमाउंट है बी का 1/5 या 1/6 है इसका, है ना, 1/6 है, तो 1/6 इसका वो एनसीआई में आएगा, और ये गुडविल में ऐड नहीं होगा। तो ये एक ऐसा केस है दोस्तों जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कवर्ड नहीं है, जिसमें रिवर्स एक्विजिशन में ऐसा है कि आपने उस कंपनी के सारे शेयर ट्रांसफर नहीं किए, तो दैट इज़ वाई आई डोंट थिंक ये बहुत रेयर है, बहुत आने की चांसेस कम है, इसलिए डिस्कस नहीं किया है। बाकी ईपीएस मैंने आपको बता दिया, रेट्रोएक्टिव शेयर कैपिटल दिया हुआ है, प्लस आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अगर रिवर्स एक्विजिशन है, बताना पड़ेगा कि लीगली इसके नाम पे बनाई है बट सब्सटेंस में ये किसी और की। आया भाई समझ में? तो ये रिवर्स एक्विजिशन का आपका केस है। क्या आ सकता है दोस्तों रिवर्स एक्विजिशन एग्जाम में? वी डोंट नो, बिल्कुल आ सकता है आने को, तो क्योंकि पिछली बार चेन होल्डिंग आया, तो हो सकता है कि इस बार कुछ नया लेके आ जाए। आपको क्या लगता है सर, रिवर्स एक्विजिशन जैसी चीज आने की प्रोबेबिलिटी लगती है क्या? आई थिंक कुछ और आना चाहिए इस बार, ऐसा मेरा जजमेंट है, बट यू नेवर नो। चलिए, और इसी के साथ अब आपका एक और डिस्कशन कंप्लीट हो गया, विच इज रिवर्स एक्विजिशन। तो नाउ वी कैन कम टू कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन। कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन अपने आप में सबसे सिंपल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, और अगर ये आ गया तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएंगे, प्रोवाइडेड आप इस ट्रीटमेंट में कुछ 2-3 मुद्दे हैं जो आपको दिक्कत दे सकते हैं, उस पर खास तौर पे ध्यान दें।
उससे पहले कंसेप्ट क्या है कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन का? जब ट्रांजैक्शन होने से पहले और बाद में कंट्रोल सेम एंटिटी के पास है तो वो कॉमन कंट्रोल है। सेम एंटिटी कैन बी सेम एंटिटी और सेम शेयर होल्डर और सेट ऑफ शेयर होल्डर्स। OBC was acquired by PNB, both were government controlled banks, common control transaction. Jio acquired by Reliance Industries, common control transaction. Both were acquired or under the same control. तो दो सब्सिडरी मर्ज होकर एक बन जाती है, सब्सिडरी पेरेंट के अंदर मर्ज हो जाती है। ये सब कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन है। ऐसा भी हो सकता है एक ही ओनर की दो कंपनियां मर्ज हो जाए, ये भी कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन है। हालांकि इसके मॉड्यूल में आपको एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, तो मैं समझा देता हूं। कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन में अगर सिर्फ एक ट्रांजिशनरी समय के लिए कंट्रोल कॉमन हुआ था तो वो कॉमन कंट्रोल नहीं माना जाएगा। सुन लो इसका मतलब क्या है। कुछ लड़के हैं जिनका ए के ऊपर कंट्रोल है, बॉयज हॉस्टल लिमिटेड। कुछ लड़कियां हैं जिनका एंटिटी बी के ऊपर कंट्रोल है, गर्ल्स हॉस्टल लिमिटेड। इस पर्टिकुलर केस में ऐसा हुआ कि इन्होंने कहा कि भाई गर्ल्स हॉस्टल लिमिटेड विल एक्वायर बॉयज हॉस्टल लिमिटेड। तो क्या ये कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन है? नहीं। अब सीधा है कि बॉयज हॉस्टल के ऊपर भी लड़कियों का कंट्रोल होगा। गर्ल्स शेयर होल्डर है, गर्ल्स हॉस्टल लिमिटेड कंपनी है, बॉयज शेयर होल्डर है, बॉयज हॉस्टल लिमिटेड कंपनी है। गर्ल्स ने कहा है कि हम बॉयज हॉस्टल लिमिटेड के शेयर्स बॉयज से एक्वायर कर लेंगे। सिंपल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि गर्ल्स हॉस्टल लिमिटेड ने एब्जॉर्ब कर लिया बॉयज हॉस्टल लिमिटेड को, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी गुडविल शुडविल रिकॉर्ड हो जाएगी। पर गर्ल्स ने ऐसा बोला है कि हम क्या करेंगे, हमारी एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है जिसके थ्रू हम सब एक्वायर करते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी बॉयज को पैसा देंगे और बोलेंगे चलो तुम निकल जाओ और तुम्हारे सारे शेयर हमें दे दो। तो पहले बॉयज के शेयर किसके पास आएंगे? गर्ल्स की इन्वेस्टमेंट एंटिटी में। और वो आने के बाद में उसी समय डिसाइड हो गया है कि पहले एक्विजिशन ऑफ शेयर होगा और उसके बाद इस पर्टिकुलर कंपनी को इस कंपनी में एब्जॉर्ब कर देंगे, मर्ज कर देंगे। यानी कि दोस्तों कुछ दिनों के लिए ऐसा हुआ था कि बॉयज हॉस्टल लिमिटेड के शेयर्स एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी में थे जिसकी ओनर गर्ल्स थी, और गर्ल्स हॉस्टल लिमिटेड की ओनर भी गर्ल्स है। और मैंने लेट्स से 15-20 दिन, एक महीने के अंदर इस कंपनी को इसमें मर्ज करके बॉयज हॉस्टल लिमिटेड बंद कर दिया, इसको गर्ल्स हॉस्टल लिमिटेड में ले आया और वहां पे भी अब गर्ल्स हॉस्टल चालू कर दिया। बेचारे बॉयज। क्या ये कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन है? जस्ट इसलिए कि एक क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए दोनों एंटिटीज वर कंट्रोल्ड बाय गर्ल्स? नहीं। इस पूरे को आपको एक ट्रांजैक्शन मानना है और आपको देखना है कि इसमें बीच में बस एक ट्रांजिशन पर्पस के लिए कंट्रोल कुछ समय के लिए एक एंटिटी में था और बाद में एंटिटी मर्ज हो गई, तो माना जाएगा कि गर्ल्स हॉस्टल लिमिटेड हैज एब्सॉर्ब्ड बॉयज हॉस्टल लिमिटेड। इसी तरह से आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया है इसमें मॉड्यूल में, अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसमें यह कहा गया है लेट्स से कि रिलायंस की सब्सिडरी है श्लोक लिमिटेड और श्लोक लिमिटेड ने हेमली लिमिटेड को एक्वायर कर लिया। तो वो श्लोक की सब्सिडरी हो गई और उसको इमीडिएटली रिलायंस ने अपनी कंपनी में एब्जॉर्ब कर दिया। क्या ये कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन है? नहीं, ट्रांजिशनरी कंट्रोल है। तो इसमें रिलायंस लिमिटेड अपनी बुक्स में हेमली लिमिटेड को एक्वायर किया ऐसी अकाउंटिंग मानेगा, उसको सबको फेयर वैल्यू बुलाएगा। अल्टीमेटली कौन एक्वायर कर रहा है? रिलायंस, तो उसकी बुक्स में एक्विजिशन अकाउंटिंग होगी। भले ही टेम्परली आपने इसे बीच में इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी में किया और फिर वहां से आप अपनी कंपनी में लेके। तो कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन कब है? जब एक पूरा सिंगल ट्रांजैक्शन और सेट ऑफ ट्रांजैक्शन होने के बाद कंट्रोल जिसके पास पहले था उसी के पास अभी भी है, तो वो कॉमन कंट्रोल है, नहीं तो नहीं। अब अगर कंट्रोल कॉमन है दोस्तों, तो फिर एक बात बताइए, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल हुआ ही नहीं है तो एक्विजिशन अकाउंटिंग लगेगी नहीं। इसे बोलते हैं एक्विजिशन मेथड जो 103 में।
और 103 का जो एक्विजिशन मेथड है, ये एक्विजिशन मेथड के अंतर्गत क्या कहा जाएगा कि जब अकाउंटिंग होती है तो हम जिस कंपनी को खरीदते हैं उसकी सारी एसेट्स को फेयर वैल्यू पर लेके आते हैं। पर यहां पे जो एंटिटी मैंने खरीदी है वो पहले भी मेरी थी, अभी भी मेरी है, तो इसके लिए ये लॉजिक नहीं लग सकता। तो इंडेज सेज एक्विजिशन मेथड अकाउंटिंग इज नॉट एप्लीकेबल, or acquisition of business method accounting is not applicable when two entities were under common control before and even have the same control after the absorption or merger. That means there is no transfer of control. And in this case, how do you do accounting? We will prescribe the treatment in appendix C of the Ind AS 103. ये appendix IFRS में नहीं दिया गया है क्योंकि वो बोलते हैं भैया हमें बताना ही नहीं, अगर कॉमन कंट्रोल नहीं है तो हम कोई अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब ही नहीं करेंगे। लेकिन इंड एस अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब अपेंडिक्स के थ्रू करता है, तो ये कार्व आउट कह सकते हैं। और यहाँ पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, बहुत ही सिंपल है ये, आप उसकी सारी एसेट्स और लाइबिलिटी अपनी बुक्स में बुक वैल्यू पे ले आओ, उसके सारे रिजर्व्स भी आप अपनी बुक्स में बुक वैल्यू पे लेके आ जाइए। तो सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा, उसकी शेयर कैपिटल और आपने कितनी शेयर कैपिटल दी है, इसका डिफरेंस आप रिजर्व से एडजस्ट कर देना, गुडविल वगैरह कुछ नहीं आएगी। तो मतलब ये हुआ कि पंजाब नेशनल बैंक ने ओएनजीसी को एक्वायर किया, तो ओएनजीसी की जो बैलेंस शीट में एसेट लाइबिलिटी रिजर्व्स एंड सरप्लस आ रहे थे सेम एज इट इज आ गए। पर हो सकता है कि ओएनजीसी बोल दिया मैंने, ओबीसी सॉरी, ओरिएंटल बैंक, तो एसेट लाइबिलिटी रिजर्व सारे ओबीसी के एज इट इज मर्ज हो जाएंगे। अगर शेयर कैपिटल भी एज इट इज मर्ज हो जाता तो दिक्कत ही नहीं होती। पर हो सकता है भैया पंजाब नेशनल बैंक के एक शेयर की वर्थ ओबीसी के 2 शेयर की वर्थ के बराबर है, तो पीएनबी ने उसको क्या बोला होगा, भैया अपन कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन है, अल्टीमेटली सरकार की कंपनी है, पर तेरी साइज आती है तो तेरे को शेयर तो कम मिलेंगे ना, तो हम तेरे सारे शेयर होल्डर को आधा शेयर दे रहे। तो लेट्स से उसकी शेयर कैपिटल 500 थी, हमने उसको 250 दे दिया। तो अब अगर आप पूरी बैलेंस शीट को लाइन बाय लाइन सब कुछ सेम अमाउंट पे लाओगे सिवाय एक शेयर कैपिटल के जो 500 की जगह 250 आएगी, तो आपकी बैलेंस शीट में कितने का मिसमैच आएगा, 250 का इक्विटी और लाइबिलिटी साइड में, इसे आप कैपिटल रिजर्व में डाल देना, खत्म। तो सर ये तो मर्जर वाली अकाउंटिंग हो गई। हाँ, एएस में कैसा मर्जर होता था, क्या बोलते थे एएस में, तो इतने गजब होते थे। एएस बोलता बेटा मर्जर कब मानना, जब 5 कंडीशन फुलफिल हो जाए, और पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट लगा देना जिसमें जो मैंने बोला वैसी अकाउंटिंग करना। क्या होता है सर पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, बेटा पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड तब लगाते हैं जब मर्जर होता है जिसमें 5 कंडीशन, ऑल एसेट एंड लायबिलिटी टेकन ओवर। सर मैंने सब एसेट लायबिलिटी ले ली, कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं ली, तो क्या मर्जर लग सकता है, टेकन ओवर एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सर मैंने सारी एसेट लायबिलिटी ले ली पर फिक्टिशियस एसेट नहीं ली, पर ली तो बुक वैल्यू पे नहीं लिया, पर मैंने क्या किया, मैंने सारी एसेट और लायबिलिटी ले ली और उसे रिवैल्यू बाद में कर लिया। सर मैंने उसे बोल दिया तू पहले सब रिवैल्यू कर ले, फिर मैं रिवैल्यूड अमाउंट पे एसेट लायबिलिटी ले लूंगा। अब इस केस में मर्जर चलेगा क्या सर, क्योंकि उसका जो लास्ट कैरिंग अमाउंट था उसी पे लिया है। तीसरी कंडीशन, पीसी इज डिस्चार्ज इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। कौन से शेयर, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर भी चलेंगे, नहीं इक्विटी। अच्छा, ऑल इक्विटी शेयर होल्डर और एटलीस्ट 90% ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर अग्री टू बिकम शेयर होल्डर्स इन द एक्वायरिंग कंपनी। 90% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर और ऑल शेयर होल्डर। सर इक्विटी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैश में भी अगर मैंने पीसी दिया तो चलेगा, बिजनेस शुड कंटिन्यू। अरे क्या तो कंडीशन थी, ऐसे घुमा सकता था मैं उस कंडीशन से, आपको यूं बाहर निकाल सकता था। और मजे की बात सुनो, एएस में क्या होता था, मर्जर का लॉजिक सुन जाता हूं मैं आपको। ए लिमिटेड है बड़ी कंपनी अमेजॉन जैसी, और ए लिमिटेड है छोटी सी कंपनी अमेजॉन के ए के बराबर भी। अमेजॉन लिमिटेड ने ए को एक्वायर कर लिया और बोला तेरी सारी एसेट लायबिलिटी बुक वैल्यू पे ले लूंगा, मैं सारी एसेट लायबिलिटी लूंगा, तेरा बिजनेस भी चालू करूंगा और तेरे इक्विटी शेयर होल्डर को अमेजॉन के शेयर दूंगा। आप बताओ क्या अपन दोनों दोस्त बन गए, यार बन गए, अपन दोनों मर्ज हो गए, साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। अब बात करते हो, कुछ नहीं किया है, खरीद लिया है तुम्हारी कंपनी को, बदले में पैसे की बजाय तुमको अमेजॉन के शेयर दे दिए। अब तुम सोचो कि आई एम ऑल्सो इक्विटी ओनर इन अमेजॉन। सॉरी ये खड़ा नहीं हो रहा, सॉरी अमेजॉन के सामने ये नहीं उठता। मैंने बोला अरे अब मैं भी ओनर हूं अमेजॉन का, वो और मैं मिलके मर्ज करके पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट साथ में अपन कंपनी चलाएंगे। अब तुम्हारा उस कंपनी में 1% शेयर भी नहीं होगा। पांचों कंडीशन फुलफिल हो गई, मर्जर की अकाउंटिंग यानी अमेजॉन सब कुछ एसेट लायबिलिटी बुक वैल्यू पे लाएगा। कुछ तो भी कर रहे हो यार। अमेजॉन ने खरीदा उस कंपनी को, पीसी सिर्फ शेयर के फॉर्म में डिस्चार्ज किया। पीसी शेयर इतने हैं कि उससे अमेजॉन के ओनर का कोई कंट्रोल डाइल्यूट नहीं हुआ। ये एब्जॉर्प्शन अकाउंटिंग है। तो एएस वाली अकाउंटिंग अपने आप में लगाना ही मत, यहाँ सब कुछ अलग है।
यहाँ क्या बोलता है, मुद्दे की बात समझो, क्या कंट्रोल पहले जिसके पास था अभी भी उसी के पास है? नहीं है ना, वो ए का कोई और कंट्रोल करने वाला व्यक्ति था जिसको अमेजॉन ने खरीद लिया। तो ये है बिजनेस एक्विजिशन। हाँ, पर अमेजॉन की लेट्स से फॉर एग्जांपल एक सब्सिडरी अमेजॉन प्राइम, उसको मैंने मर्ज कर दिया, पहले भी उसी के पास कंट्रोल है, आज जिसके पास है कॉमन कंट्रोल है। अब कॉमन कंट्रोल में गुडविल नहीं आना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो मेरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, मेरी ही कंपनी की मेरी बनाई हुई गुडविल है, ये सब मैं ही तो हूं। तो मैं उसकी एसेट लायबिलिटी को सबको किस पे लेके आऊंगा? कैरिंग अमाउंट पे। रिजर्व भी लाऊंगा उसके, हाँ वो भी लेके आऊंगा। फर्क सिर्फ क्या होगा, बस उसका शेयर कैपिटल हो सकता है अमेजॉन प्राइम के एक शेयर की वैल्यू अमेजॉन के एक शेयर के आ रही हो, तो हो सकता है उसकी 100 रुपए की शेयर कैपिटल के बदले में मैंने अपने सिर्फ 5 रुपए की फेस वैल्यू के शेयर दिया हो, तो 95 कैपिटल रिजर्व में 105 देते था, तो 5 रुपए मैं अपने रिजर्व से लिस्ट कर दूंगा, खल्लास। इंडेस क्या कहता है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में? नंबर 1, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी विल बी टेकन ओवर एट कैरिंग अमाउंट जस्ट बिफोर द डेट ऑफ कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन। ध्यान रखना, इसमें एक्वायरर एक्वायरी मत बोलना, ट्रांसफर ट्रांसफरी बोलना। जो ले रहा है कंपनी यानी पीएनबी अमेजॉन इज ट्रांसफरी, और जो कंपनी मर्ज हो रही है दैट इज नोन एज ट्रांसफरर, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ट्रांसफरर। तो सारी एसेट लायबिलिटी कैरिंग अमाउंट पे ले आना, सारे उसके रिजर्व बुक वैल्यू पे ले आना, और जो शेयर कैपिटल आपने उसे दिया है उसे भी फेस वैल्यू पे लाना, भले ही उसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी। तो लेट्स से अमेजॉन ने अमेजॉन प्राइम को उस पूरी कंपनी के बदले में अपना सिर्फ एक शेयर 1 रुपए का दिया है, भले ही उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए हो, आप बुक्स में 1 रुपए पे लाना और जो भी डिफरेंस है उसको रिजर्व में डाल देना। तो कंडीशन सिर्फ ये है कि एसेट लायबिलिटी सब कुछ कैरिंग अमाउंट पर आएगी, रिजर्व्स आएंगे ट्रांसफरर कंपनी के, और शेयर कैपिटल जो इशू किया है उसे फेस वैल्यू जो पेड अप वैल्यू उस पे मेजर किया गया, डिफरेंस विल बी एडजस्टेड फ्रॉम रिजर्व्स। दैट्स द अकाउंटिंग फॉर कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन। बहुत बढ़िया सर, तो क्या ये हो गया? एब्सोल्युटली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट। बस कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक चीज मेरी सुन लेना, और वो क्या? बढ़िया SM7 शानदार, जानदार, मजेदार, जोरदार, दमदार क्वेश्चन है। ये इजी है सर, ये आना चाहिए। हाँ ये सही बोले आप। एक्स और बी एक्स अमलगमेट हो गए। अच्छा मजे की बात सुनो दोस्तों, इंडेस तो जादू है। कभी आपको क्वेश्चन आया ए और बी मर्ज होकर सी बन गए, तो बताओ ये क्या है? रिवर्स एक्विजिशन है, कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन है, या बिजनेस एक्विजिशन नॉर्मल है? मैं बताऊं ए और बी मिलकर सी बन गए तो ये नॉर्मल तो कभी होगा ही नहीं, अगर सी नहीं कंपनी है तो। क्योंकि ए और बी मिलकर अगर सी बने, सुनिएगा, ए और बी मिलकर अगर सी बने तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? नंबर 1, सी में ए के पास 200 शेयर थे, बी के पास 100 शेयर थे, सी में 300 शेयर इशू किए, ए को 200 और बी को 100, तो ये रिवर्स एक्विजिशन जैसे अकाउंट होगा। मालूम है आपको? मानेंगे नई कंपनी सी बनी है, उसमें 200 शेयर ए के शेयर होल्डर के पास है और 100 बी के शेयर होल्डर के पास है, यानी नई कंपनी में कंट्रोल जो है ए के शेयर होल्डर का है, तो ये माना जाएगा कि ए की सारी एसेट्स कैरिंग अमाउंट पे आएगी, गुडविल ए की नहीं आएगी, सारे रिजर्व ए के सी की बुक्स में आएंगे। सी नई कंपनी है पर उसके पहले दिन से ही रिजर्व आएंगे, किसके? ए के, और बी की सारी एसेट्स फेयर वैल्यू पे आएंगी, और बी को जो सी का एक शेयर दिया है उसे फेयर वैल्यू पे मेजर किया जाएगा और उसकी गुडविल कैलकुलेट होगी। क्या कर रहे हो सर? जी हाँ। पर ए और बी है, कोई तीसरी कंपनी थी सी, उसने ए और बी को एक साथ खरीद लिया, तो ऑब्वियस सी बात है 2 कंपनी एक साथ खरीद ली। पर अगर ए और बी मर्ज होकर सी बन गई और ए का ऑनर पहले एक्स था और बी का ऑनर भी एक्स है और सी का ऑनर भी एक्स है, तो ये कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन है, यहां सब कैरिंग अमाउंट पे आएगा। जानदार है। तो अमालगमेशन अपने आप में अगर एग्जाम में आ जाए ना तो एकदम तुम्हारे कान खड़े कर लेना दोस्तों। अगर वो कॉमन कंट्रोल हुआ तो सही है, लेकिन अगर वो कॉमन कंट्रोल नहीं है तो उसमें रिवर्स एक्विजिशन के फंडे लगेंगे, एक की एसेट लायबिलिटी कैरिंग पे और दूसरे की फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगी। अब बोलो सर ये आ जाए तो बात बन जाए, मजा आ जाए, है ना? कहीं कहीं कोई कुछ भी रोमांच आ सकता है। तो ये दोनों मर्ज होकर एबीएक्स बन गई। वाह, शेयर 10 रुपए के, यो 31/12/2001, ये बैलेंस शीट जस्ट बिफोर द डेट ऑफ अमलगमेशन, एक्स बी एक्स। असेट लायबिलिटी दी हुई है आपकी, बहुत बढ़िया है, और कैपिटल दिया हुआ है 10 रुपए की है, तो इसकी 600 और इसकी 700 शेयर्स है। जनरल रिजर्व, इसमें कोई वो स्टैट्यूटरी रिजर्व, अमालगमेशन, एडजस्टमेंट अकाउंट ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ ये, आपको क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर अ नोट शोइंग पीसी एंड डिस्चार्ज ऑफ पीसी इन द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ एबीएक्स न्यू कंपनी, अगर दोनों कॉमन कंट्रोल में।
तो अगर दोनों कॉमन कंट्रोल में ना, तो ये क्वेश्चन इधर ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे मालूम है? इसको लिख दो 16,000, इसको लिख दो 1600, इसको लिख दो 4,000, इसको लिख दो 5,800, रिस्पेक्टिव ऑफ फेयर वैल्यू 7,000 और 8,500। ये मर्ज होएगा 5,750, प्लस माइनस हो सकता है इसमें कुछ। सिर्फ एक चीज का फर्क पड़ेगा कि भैया जो नई कंपनी बनी है उसकी शेयर कैपिटल कितनी है। बस ये जो मैं सुन रहा हूं इसको ध्यान से सुन लेना। कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन के सिचुएशन में पीसी के लिए क्वेश्चन में अलग अलग तरह से इंफॉर्मेशन देने के कारण आपको हो सकता है कभी सतर्क रहना पड़े कि पीसी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। आपकी पावर स्ट्राइकर का 7th क्वेश्चन AX BX मर्ज होके ABX बने। इस तरह के क्वेश्चन में अगर कभी क्वेश्चन में ना दिया जाए कि नई कंपनी कितने शेयर कैपिटल से बनी है, तो आप मान लीजिएगा पीसी विल बी इक्वल टू द करंट शेयर कैपिटल ऑफ द ओल्ड टू कंपनीज, दैट इज AX और BX की करंट शेयर कैपिटल के बराबर नई कंपनी का पीसी होगा। तो आप मान लेंगे पीसी 13,000 होगा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ABX कितने शेयर से बनी है नहीं दिया है तो। नंबर 2, अगर क्वेश्चन में ये तो नहीं दिया ABX कितने शेयर से बनी है, पर ऐसा दिया गया है कि ABX was made and it issued shares to AX Limited and BX Limited in requisite numbers, then requisite number does not means जितनी उनकी शेयर कैपिटल है उतनी शेयर कैपिटल। रिक्विजिट नंबर का मतलब होता है टोटल शेयर कैपिटल विल बी इक्वल टू द टोटल इंडिविजुअल शेयर कैपिटल, यानी कि ABX विल बी फॉर्म्ड विद 13,000 शेयर कैपिटल, बट इट विल बी इशूड टू A and B in the requisite ratio which will be in the ratio of fair value. Remember, in common control transaction we do not bring assets and liability at fair value, but while discharging PC we may allocate PC to entities in the proportion of their fair value to be justified, because if one company is larger than the other, even if they are under common control of one person, they may get different number of shares. तो अगर रिक्विजिट नंबर दिया जाए तो इस क्वेश्चन में 13,000 को आप A और B की अगर फेयर वैल्यू दी हुई है कंपनीज की तो उसके रेशियो में डिवाइड कर देना टोटल 13,000 को। थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि क्वेश्चन स्पेसिफिकली कहे कि AX Limited and BX Limited merged to form ABX Limited. ABX Limited was formed with total share capital of 10,000. क्वेश्चन स्टॉप्स। तो आप 10,000 को डिवाइड करोगे A और B में 6:7 उनकी एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल के रेशियो में। लेकिन अगर कहा जाए कि ABX Limited will be formed with share capital of 10,000 to be issued to AX and BX in requisite number, then in that case 10,000 की शेयर कैपिटल को आप डिवाइड करोगे इन रेशियो ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ AX and BX Limited। इन दोनों ही एग्जाम्पल में क्योंकि आपकी ABX लिमिटेड में टोटल शेयर कैपिटल 10,000 आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है पीसी 10,000 हो गया एक तरह से, बट दोनों की अगर मैं असेट लायबिलिटी और रिजर्व सब कंबाइन करता तो डिफरेंस नहीं आता अगर शेयर कैपिटल भी कंबाइन होती। पर इस क्वेश्चन में शेयर कैपिटल 13,000 है और अगर क्वेश्चन बोलते 10,000 दी है तो जो 3,000 आपने कम दी है दैट विल बी एडजस्टेड फ्रॉम रिजर्व। तो कम देने से कैपिटल आपकी कैपिटल रिजर्व बढ़ जाएगी, ज्यादा दी होती तो आपकी जो भी रिजर्व है वो कम हो जाएंगे। एक आखिरी पॉसिबिलिटी कि सपोज AX और BX दोनों कॉमन कंट्रोल में हैं और BX ने AX को एब्जॉर्ब कर लिया, तो नई कंपनी ABX नहीं है BX है, पर BX ने AX को एब्जॉर्ब कर लिया, पर ये दोनों कॉमन कंट्रोल में थी तो AX की सारी एसेट लायबिलिटी और रिजर्व्स कैरिंग अमाउंट पे आएंगे। सवाल ये उठेगा कि अपन AX को क्या देंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो AX की शेयर कैपिटल है इस एग्जांपल में 6,000 वो देंगे, पर अगर क्वेश्चन बोलता है कि रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर्स हम देंगे AX के शेयर होल्डर को, तो फिर हमें बोलना होगा कि BX की फेयर वैल्यू क्या है। लेट्स से BX की फेयर वैल्यू 14,000 है और उसके शेयर 7,000 है या 700 है, तो उस पर्टिकुलर रेशियो में 6,000 के बदले में कितने शेयर देता उतने शेयर में इशू करूंगा। तो इनफैक्ट वहां पे फेयर वैल्यू के रेशियो में शेयर एडजस्ट होंगे। तो लेट्स से आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि फेयर वैल्यू AX की 11,000 है और BX की 14,000 है, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि 11,000 अपॉन 14,000 इंटू BX की कितनी शेयर कैपिटल है 7,000, इतना इंटाइटलमेंट है AX के शेयर होल्डर का। ये कब, जब BX AX को एब्जॉर्ब कर रहा है और कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन है और PC रिक्विजिट नंबर में डिस्चार्ज करना है ताकि इतने शेयर AX के पास जाएं जिससे कि फेयर वैल्यू के प्रोपोर्शन में दोनों कंपनी में एक बैलेंस बना हुआ है।
ये मैंने सारी पॉसिबिलिटी पीसी से रिलेटेड जो आपके सामने आ सकती है, एब्जॉर्प्शन, अमलगमेशन, पुराने जमाने की बात करूं, टाइप के क्वेश्चंस में जहां क्वेश्चन साइलेंट है या रिक्विजिट नंबर की बात करता है, टोटल पीसी दिया है नहीं दिया है, ए बी मिलके नई ए बी एक्स बन रही है या ए बी बी एक्स में ए एक्स बी एक्स में एब्जॉर्ब हो रही है, ये सारी सिचुएशन में क्या होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, बहुत काम आएगा। अगर आपको कभी एग्जाम में कोई ऑडियो नोट ले जाने की परमिशन दी जाए और आपको लग रहा है सीसीटी आएगा, तो ये वाला ले जाए। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन कंट्रोल ऑफ वन पर्सन? इसका मतलब दोनों कंपनी अल्टीमेटली क्या है, एक ही ज्यादा कंट्रोल है, यानी दो या दो से ज्यादा कंपनियों में देयर इज वन पर्टिकुलर कंपनी व्हिच इज हैविंग द मेजॉरिटी स्टेक। कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन, दैट्स अबाउट इट, फिनिश। अब इसी का एक आगे का फॉर्मेट होता है आपका डीमर्जर। डीमर्जर के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक कंपनी अपने किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को डीमर्ज कर देती है। तो इसका मतलब मेरी एक बड़ी कंपनी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके अंदर रिलायंस फ्रेश भी था, मैंने उसको निकाल के एक अलग कंपनी रिलायंस फ्रेश लिमिटेड बना दी। इसमें तीन पॉसिबिलिटी आ सकती है, तीन पॉसिबिलिटी आ सकती है। पहली पॉसिबिलिटी डीमर्जर में ये हो सकती है कि रिलायंस ने, बहुत बढ़िया समझा है, आप देखना चाहो कभी देख लेना, तीन पॉसिबिलिटी बता देता हूं, ये खत्म हो जाएगा आपका काम। पहली पॉसिबिलिटी, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना रिलायंस फ्रेश का बिजनेस अलग निकाला और सेपरेटली निकाल के उसने इसको से फ्यूचर ग्रुप को बेच डाला। क्या बात कर रहे हो सर? रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक में विमल नाम का बिजनेस था उनका, विमल वो वाला नहीं, दाने दाने में केसर का दम नहीं, ये विमल कौन सा, कपड़े वाला। तो उन्होंने क्या किया, अपना विमल नाम का एक बिजनेस था जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्ट था, वो बोला चल नहीं रहा ज्यादा, तो बेच दिया उन्होंने, फ्यूचर ग्रुप को बेच दिया सपोज। तो टेक्निकली स्पीकिंग रिलायंस अपनी बुक्स में सेल ऑफ डिवीजन की अकाउंटिंग करेगा, डी रिकॉग्निशन ऑफ असेट लायबिलिटी, जो पैसा मिलेगा प्रॉफिट लॉस बुक कर लेगा, और फ्यूचर ग्रुप एक्विजिशन ऑफ बिजनेस की अकाउंटिंग करेगा, उसने जो पैसे दिए उसकी सारी नेट एसेट्स को फेयर वैल्यू पे मेजर करेगा, ज्यादा पैसा दिया तो गुडविल बुक करेगा। ध्यान रखना, इंडियस में ऐसा नहीं है पूरी कंपनी एब्जॉर्ब होती तो ही गुडविल आती है, किसी कंपनी के 10 बिजनेस है, आपने एक पूरा बिजनेस खरीद लिया तो भी गुडविल आती है। इस बारे में अपन बात करेंगे जब अपन बिजनेस की डेफिनेशन देखेंगे। लास्ट पॉइंट, अब सेकंड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक बिजनेस था रिलायंस फ्रेश का, वो उन्होंने निकाल के एक अलग कंपनी बना दी रिलायंस लिमिटेड, सॉरी रिलायंस फ्रेश लिमिटेड। अब एक बात बताओ, इससे जर्नल एंट्री रिलायंस की बुक्स में क्या हुई, टू नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स ऑफ रिलायंस फ्रेश, ये चली गई बुक्स, एसेट्स कम हो गई थी, नेट एसेट्स गई, डेबिट क्या करोगे? अरे इतना सिंपल है, एक बात बताओ, तुमने इसे दूसरी कंपनी में डाला है तो दूसरी कंपनी कैसे करेगी, उसके पास इतनी सारी एसेट आएगी तो बदले में वो क्या करेगी सर, शेयर इशू करेगी, किसको करेगी सर, रिलायंस इंडस्ट्री को करेगी। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, रिलायंस इंडस्ट्री की बुक में इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस फ्रेश लिख देना, कितने पे, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट ट्रांसफर्ड। Oh my God, that's about it. Yes. क्योंकि सब्सटेंस में कहां सेल हुआ है, तुम्हारी कंपनी का एक डिवीजन तुमने दूसरी कंपनी में डाल दिया, इसको बोलते हैं हाइव ऑफ डीमर्जर। अपनी बड़ी कंपनी की साइज को अपन ने क्या कर दिया, छोटू कर दिया, डीमर्ज हो गए। तो वो जिस कंपनी में गया है, अब अपन अपनी बुक्स में उसके एसेट दिखा रहे थे, समझो 100 करोड़ रुपए अपन ने उस कंपनी में दिए, तो अपन क्या करने का, अपन वो दियो उसकी बुक से, अपने पास क्या आएगा, शेयर, अपन दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर 100 करोड़, कितना, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट ट्रांसफर, खत्म। सर उसकी बुक्स में बताओ ना, रिलायंस फ्रेश अपनी बुक्स में क्या अकाउंटिंग करेगा, रिलायंस फ्रेश अपनी बुक्स में सारी एसेट्स को फेयर वैल्यू पे, ना 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 ना, फेयर वैल्यू तो लॉजिकली नहीं आना चाहिए, क्योंकि किसी ने किसी से खरीदा नहीं है, सभी एक ही ओनर का है। वो अपनी बुक्स में क्या करेगा सर, वो कुछ नहीं करने वाला, सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक्स में सारी एसेट्स को कैरिंग अमाउंट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री पे बुक कर लेगा, और बदले में उसने जो शेयर कैपिटल एक्चुअल में इशू करी है वो शेयर कैपिटल बचा हुआ रिजर्व। हो सकता है कि नेट आइडेंटिफाइबल एसेट 100 करोड़ के हो, पर शेयर कैपिटल उसने 50 करोड़ की इशू की है, तो 50 करोड़ आप प्रीमियम या रिजर्व में डाल दो, कैपिटल रिजर्व एक ही बात है इंडेक्स के अनुसार। पर जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो जितने की नेट आइडेंटिफाइबल एसेट गई है उतने का कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखा दिया, और ये कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट हो जाएगी, आगे इसके ऊपर कंसोलिडेशन लगेगा क्योंकि वो मेरी सब्सिडरी। बहुत सिंपल से। आखिरी केस जो आएगा अगर एग्जाम में आना होगा तो मुद्दे की बात ये वाली होगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना रिलायंस फ्रेश का बिजनेस अलग निकाला,
और एक सेपरेट कंपनी बना दी जिसका नाम हुआ रिलायंस फ्रेश लिमिटेड, रिलायंस फ्रेश लिमिटेड। और ये रिलायंस फ्रेश लिमिटेड के पास जो असेट्स आई, इसके बदले में इसने शेयर इशू किए और ये शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज को देने की बजाय रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर को दे दिए। तो इसे माना जाता है कि दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट। ये सिर्फ सरकार के अप्रूवल से हो पाएगा, कोर्ट के अप्रूवल, गवर्नमेंट के अप्रूवल, जो भी कंपनी लॉ बोलेगा, क्योंकि इट इज एक्चुअली रिडक्शन इन द साइज ऑफ कंपनी बिकॉज यू आर ट्रांसफरिंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, बिकॉज व्हाट इज गेटिंग इन रिटर्न इज नॉट कमिंग टू द कंपनी बट टू द मेंबर्स। ऐसे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ रहता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज हैव ट्रांसफर्ड वन ऑफ देयर डिविजन्स ऑफ गारमेंट्स और लेट्स से ऑफ फूड to another company, Reliance Fresh Limited, against which Reliance Fresh Limited has issued consideration in the form of its own equity shares to the members of Reliance Industry। ऐसा लिखा हुआ रहेगा, बस इतनी सी लाइन पे ध्यान देना पड़ेगा, members of। तो बस आप क्या करना, अगर वो मुझे देता तो मैं अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट डेबिट कर देता, उसने मुझे नहीं दिया, मेंबर्स को दिया, तो मेरे को कुछ नहीं करने का है, मुझे मेंबर्स को डेबिट कर देने का है, तो मुझे रिजर्व्स डेबिट करना पड़ेंगे। कितने से, कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स ट्रांसफर्ड। इस पूरे डिस्कशन में फेयर वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होता है, तो नो फेयर वैल्यू, नो गेन लॉस, सब डिफरेंस सारा रिजर्व से एडजस्ट होगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपका ये डिस्कशन खत्म होता है। इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसकी तीनों वैरायटी दी हुई है, आप बिंदास एक बार आराम से लगा के देख लीजिएगा, ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। और ये जो मैंने पीसी की बात आपको अभी वॉइस नोट बना के दिया है, ये उसकी पूरी सिचुएशन और कंडीशन दी हुई है यहाँ पे कि पीसी ऐसी सिचुएशन में AX BX वाले क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेट होता है। और फिर इसमें बहुत सारी वैरायटी है, ये सब कॉमन कंट्रोल में EPS वगैरह आप निकालोगे तो कैसे निकालना। तो आप ये मत मानना कि दोनों कंपनी अलग थी, ये मानना शुरू से ही दोनों कंपनी एक है, तो कैसा EPS आएगा, यानी कि प्री कॉम्बिनेशन में भी बोथ एंटिटी, पोस्ट कॉम्बिनेशन में भी बोथ एंटिटी, इस तरह से आपका EPS निकलेगा। ठीक है, चलिए तो अब आप इसके बेसिस पे आज ये पूरा डिस्कशन कर लेना। बचा हुआ अपना सिर्फ एक मुद्दा है, विच इज बेसिकली वन डेफिनेशन ऑफ बिजनेस और ऑप्शनल कंसंट्रेशन टेस्ट। दैट इज नॉट समथिंग विच विल बी एबल टू डू टुडे, और वो रिवीजन वाला पॉइंट है, कभी एज एन अमेंडमेंट वाला भी पॉइंट है, तो उस एंगल से मैं उसको सेपरेटली कभी डिस्कस करके आपके साथ फटाक से उसको करवा दूंगा। उसका क्वेश्चन भी एक आध है तो वो करवा दूंगा। और इसके साथ आई थिंक अपना बिजनेस कॉम्बिनेशन आज पूरा कंप्लीट हो गया है। ये आपको लगेगा रिवर्स एक्विजिशन तो मैंने बहुत हौले हौले आराम से करा है, कॉमन कंट्रोल हो सकता है, डीमर्जर हो सकता है, आपको लगे कि अरे एकदम से आप इसके लिए ये क्वेश्चन जो हैं आपके दिए हुए किसमें, पावर स्ट्राइकर में, और अगर आपके पास ब्रह्मास्त्र है या बोर्ड नोट्स है तो इससे आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। जो मुद्दे की बात मैंने बताई है सब कुछ उसके ऊपर ही बेस्ड है। तो इसी के साथ अपना ये वाला सेशन कंप्लीट होता है दोस्तों। इस वाले सेशन को अपन अपने यूट्यूब या चैनल पे कहीं भी एक जगह डाल देंगे, लेट अस पुट इट इन द ऐप, तो अपना दोनों की बात रह जाएगी, आधा पार्ट ऐप में और आधा चैनल में। एंड इसी के साथ अपना बिजनेस कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो कल हम इसका जो बचा हुआ पोर्शन है वो नहीं रखेंगे, मे भी कल क्लास खत्म होने के बाद 15-20 मिनट में मैं वो कवर कर लूंगा। तो कल की दोस्तों हमारी जो सुबह की शुरुआत होगी वो शुरुआत होगी शेयर बेस्ड पेमेंट से। दैट इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू कंप्लीट। Thank you very much and I hope the session was useful. I will not be here available for doubts क्योंकि रविवार आ चुका है दोस्तों, तो अब थोड़ा सा I have some engagements, so I will be just kind of closing down this batch right now immediately. Just a minute, if you have something very important and urgent you can share. Otherwise अपन टेलीग्राम से कनेक्टेड रहेंगे और कल अपना नॉर्मल सुबह 7 बजे के टाइम पे अपनी क्लास होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए हाँ, ऐप में भी अनलिमिटेड यूज मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐप में भी रहेगा, हो सकता है बस ऐप में आपको एंड्रॉइड में देखने को मिले, वो चिंता की बात नहीं है। चलिए ब्रह्मास्त्र का CCT डीमर्जर ये सब अब मुझसे कल मांग लेना दोस्तों, आज गुंजाइश कम है कि मैं समय दे पाऊं इसमें। ओके, नाउ इफ यू हैव एनीथिंग एल्स, जस्ट 1 क्विक मिनट प्लीज, एनीथिंग व्हिच इज वेरी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, लेट्स टॉक अबाउट इट, अदरवाइज वी आर डन फॉर द डे। चले जी, और कैसा रहा सेशन ये भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं फटाफट, और कंप्लीट करेंगे अपना डिस्कशन यहाँ पे। जी हाँ, चलिए जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। 7 सवा 7 देख लेना, कल मालूम पड़ जाएगा। एनोटेशन वाली स्ट्राइकर ये सब आपको कल मिलेगी। हाँ, बोर्ड नोट्स में अभी हालांकि हाथों हाथ अपडेट कर सकता हूँ, एनोटेशन वाली स्ट्राइकर भी अभी अपडेट कर सकता हूँ, क्विक हो जाएगी, वो दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रांजल, सौरभ धन्यवाद। स्टूडियो यार क्षमा करो, आज लेट हो गया तो इसलिए आज नहीं दिखा पाऊंगा, तो शायद तुमको अगले संडे तक अब इंतजार करना पड़ जाए।
और wherever in between time permits. ठीक है जी, चलिए, एक्सीलेंट सेशन, थैंक यू वैभव, थैंक यू वेरी मच, हरिओम, बहुत बहुत धन्यवाद, अजय जी आपका भी धन्यवाद। ये नोट मैंने कर दिए, अपडेट हो रहे हैं अभी। ओके, क्वेश्चन बैंक वाली अनोटेशन अभी शेयर कर देता हूं, गूगल ड्राइव पे डाल रहा हूं मैं दोस्तों, गूगल ड्राइव से आप निकाल लीजिएगा, गूगल ड्राइव इज tiny.cc/power.ar। चलिए, सब कुछ स्मॉल में। ओके सर, अगर ट्रांसफरर इज ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरी, ये सब बहुत वेराइटी ऑफ लिंक्स हो गए, ये इफ्स एंड बट्स, ये सब रेगुलर बैच में करना दोस्त। यहाँ पर अब जो लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्रिटिकल चीजें वो मैंने कवर कर दी। ओके, दैट्स नाइस, ये मैंने अब आपके साथ शेयर कर दी। अच्छा, मैं आपको बता चुका हूं या नहीं मुझे पता नहीं, मैं ऑलरेडी पूरी की पूरी एफआर पावर की क्वेश्चन बैंक आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अगर आपको प्रिंट आउट निकाल के उसके रखने हैं तो आप आसानी से उसके प्रिंट आउट निकाल के खुद यूज कर सकते हो। अब अनोटेशंस वाली मैं आपको क्लास के बाद शेयर करते जाऊंगा। चलिए, अमेंडेड ब्रह्मास के जो डिफरेंसेस थे वो ऑलरेडी टेलीग्राम पे कई बच्चों ने वापस शेयर कर दिया, आप वहां से देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी आपका। चलिए, ये कैसा पता करें कि कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन है या रिवर्स? अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि ए बी मर्ज होके ए या सी बने हैं और दोनों के ओनर सेम है, ऐसा कहा जाए तो ही कॉमन कंट्रोल लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। और ए और बी मिलके सी बने तो आप देख लेना किसको ज्यादा शेयर मिले, माना जाएगा कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्विजिशन की एंट्री होगी, यानी रिवर्स एक्विजिशन जैसा सॉल्व होगा। चलिए, टेस्ट कब है? कल हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो परसों दोस्तों आपका कंसोलिडेशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन का, इनफैक्ट शेयर बेस्ड पेमेंट भी उसमें शामिल होगा। तो वेंसडे आपका कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन और शेयर बेस्ड पेमेंट का टेस्ट होगा। चलिए, 7 पार्ट 1 मिस हो गया, एनी सोल्यूशन? जिनका कोई भी पार्ट मिस हो गया है, आप बैकअप वाली क्लास सब्सक्राइब कर सकते हैं। elearn.fast.edu.in आपकी फास्ट की जो वेबसाइट है, उस पे बैकअप के लेक्चर्स अवेलेबल है, आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। यू कैन सब्सक्राइब टू इट, उसमें आपको कुछ लिमिटेड आवर्स के बैकअप मिल जाएंगे। कुछ लेक्चर्स मिस हो गए तो देख सकते हैं, सारे नहीं मिलेंगे, थोड़े घंटे के बैकअप है उसमें। चलिए, एफआर पावर का हम शेयर करी है, एफआर पावर की आप गूगल ड्राइव में जाइए, उसमें देखिए पावर स्ट्राइकर, उसमें देखिए विदाउट एनोटेशंस वाली, उसमें मिलेगी पूरी। थोड़ा ढूंढो बच्चों, फास्ट वेबसाइट टेस्ट सीरीज वाली में कोई इशू आ रहा है? चलो मैं एक बार, अब आज संडे है, पूछता हूं कुछ हो सकता है तो। कल शेयर बेस्ड पेमेंट होगा, जी हाँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर चैट्स एंड धन्यवाद दोस्तों आप लोगों के लिए। एंड इट रियली मीन्स लॉट, 3 घंटे आपने बिना ब्रेक के सुबह पढ़ा, दैट इज समथिंग विच इज अ सैल्यूट टू यू। पढ़ना हमेशा मुश्किल है, पढ़ाना हमेशा आसान, और इसके लिए आप लोगों का संडे को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी मुझे दे दो धन्यवाद संडे को समय लगाने के लिए, और आप मुझे धन्यवाद मत दो, आप मुझे सिर्फ बढ़िया रिजल्ट दे देना। बाकी अब अपनी मुलाकात होगी कल। चलिए, थैंक यू, बाय।